देवी और सज्जनों नमस्कार। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे दूसरी कड़ी से आगे के विषय की, और वह विषय ये है कि पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग द्विध्रुवीय विश्व की स्थिति बनी थी, और उस दो ध्रुवीय विश्व की स्थिति जो बनी थी उसमें सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ये दो ध्रुव बनकर उभरे थे। और ये स्वाभाविक रूप से भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ तो ये स्वाभाविक रूप से किसी के मन में, एक सहज सामान्य व्यक्ति के मन में यह बात आती है कि हम किसके साथ खड़े हों। और यह जब हम किसके साथ खड़े हों ये प्रश्न मन में आता है तो हमको या किसी के भी मन में यह प्रश्न गूंजता है कि इनमें से जो ताकतवर है उसके साथ खड़ा होना चाहिए या इनमें से किसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, या तटस्थ रहकर दोनों के साथ लुका छिपी करना चाहिए। तीसरी स्थिति सबसे कमजोर मानसिकता की होती है, निर्णय की होती है। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, और इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि हम कमजोर देश हैं और हमको दोनों से सहयोग चाहिए। आप निजी जीवन में विचार करके देखिए, सामान्य दर्शन और सामान्य मनोविज्ञान यह कहता है कि कभी भी आप जब किसी के साथ नहीं होते हैं तो आपको किसी का सहयोग और सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। यह वास्तविकता है जीवन की, और आप दोनों के द्वारा पीटे जाते हैं और ठीक से पीटे जाते हैं। इसलिए यह तय कर लेना कि हमको किसके साथ रहना है, किन शर्तों पर रहना है, यह बहुत आवश्यक होता है। और यह दूरदृष्टि जिसमें होती है वही सही दिशा में देश को आगे ले जा सकता है। इस अर्थ में देश के लिए गुट निरपेक्षता की विदेश नीति 1947 और उसके बाद निर्णय लेने वालों के लिए उचित निर्णय नहीं था। देश और समाज के लिए वह उचित निर्णय कदापि नहीं था। भारत को एक निर्णय लेना चाहिए था, और वह निर्णय था कि जो उन दोनों में उस समय की परिस्थिति में मजबूत है उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए था। यहां चूंकि उस समय के जो भारत का नेतृत्व जिन्होंने संभाला उनमें उनकी जो मानसिकता थी वह मानसिकता सोवियत संघ वाली थी, और जो उनका व्यवहार था, जो उनका कार्य था, जो उनकी आदतें थी, जो उनके कर्म थे, वह पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित थे। अर्थात वे यह नहीं समझ पा रहे थे या निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि हमको किसके साथ रहना है। एक खोल में दो व्यक्ति एक साथ मौजूद था, और उसके कारण देश को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। देश ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर भारत का बहुत नुकसान किया 1947, 48, 49, 50 में, और उस नुकसान का ही खामियाजा था कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, उसको आगे बढ़ाया गया, मिशनरीज को आगे बढ़ाया गया, देश को मतांतरण के रास्ते पर ले जाया गया, और वह भारत के हित में नहीं था। विदेश नीति को लेकर जो कार्य किए गए वो पूरी तरह शून्य थे, देश हित में नहीं थे। यदि सही उचित निर्णय लिया गया होता तो आज देश की स्थिति बहुत अच्छी होती। दूसरी बात, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई, और वह अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना कहीं से लाई गई
हम मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेंगे, हम दोनों प्रकार की स्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इस कारण भारत में मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली आ गई। और मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली का जो नकारात्मक पक्ष है वह यह है कि मुद्रास्फीति का संकट आएगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि व्यक्ति के और सरकार के नियंत्रण के अनेक बार न चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें बाहर चली जाती हैं। भारत कभी भी मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली का देश नहीं था। भारत हमेशा वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली का देश था। और वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली में सुविधा यह होती है कि उसमें महंगाई जैसा संकट नहीं होता। किसी वस्तु का मूल्यांकन काल्पनिक कागज में या किसी सिक्के में तय कर देना और उस मूल्य के आधार पर उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण करना, यह बहुत ही अज्ञानतापूर्ण, यह अर्थशास्त्र नहीं जानने जैसा है। 1 लीटर दूध की कीमत क्या होगी, यह उस दूध को पैदा करने वाला व्यक्ति जिसकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं वह जानता है। 1 किलो चावल का मूल्य क्या होगा, वह उसको पैदा करने वाले की जो भावना उससे जुड़ी हुई है वह जानता है। एक गांव में, एक समाज में 1 लीटर एक ने दूध पैदा किया, 1 किलो एक ने चावल पैदा किया। वे दोनों, एक ने आधा लीटर दूसरे को दूध दिया, एक ने आधा किलो दूसरे को चावल दिया। ये है भारत में वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली। गांव में, हाट में, बाजार में किसी के घर रुपए की कोई जरूरत ही नहीं थी। किसी के घर सरसों है, वो 1 किलो सरसों लेके गया, बाजार में पर्याप्त मात्रा में सब्जी खरीद कर लेकर चला आया। वस्तु आधारित विनिमय, गांव में जो साहूकार या सेठ होते थे, उनके यहाँ हल्दी, तेल, नमक, मसाला खरीदने के लिए अपने घर से कोई सामग्री, कोई अनाज, कोई अन्य चीज ले जाकर उनको देते थे, उनसे सामान लेकर आते थे। भारत में वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली के कारण मुद्रास्फीति का संकट, सामान्य गरीब जनता के पोषण का संकट इस तरह से नहीं खड़ा होता था और लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करके वो चीजें प्राप्त करते थे। मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली के कारण देश में नहीं पूरी दुनिया में अनेक प्रकार के संकट आए, लेकिन दुनिया के अधिकांश भागों में मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था, इसलिए वे उसके जिम्मेदार थे। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। और एक दूसरा कारण, जो विश्व बाजार के कारण, जो उदारीकरण के कारण भारत में यह प्रवृत्ति और बलवती हो गई कि मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली के हम ठीक आदी हो गए। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना हो बड़ा हो, वह रुपया खाता नहीं है, वो डॉलर खाता पीता नहीं है, नहाता, ओढ़ता, पहनता, बिछाता नहीं है। वो हमेशा वस्तु का उपयोग, ओढ़ता, बिछाता, खाता, पीता, रहता, वो वस्तु के सहारे रहता है। इसलिए वस्तुओं का आदान प्रदान और विनिमय हमेशा परस्पर पूरकता को बढ़ाती है, परस्पर निर्भरता को बढ़ाती है। और यही परस्पर पूरकता और परस्पर निर्भरता ही आत्मनिर्भरता कहलाती है। हमको पता है कि हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे बगल के गांव में यह सामग्री उपलब्ध है, वो सामग्री हमको प्राप्त होगी। उस गांव को पता है कि उस गांव में यह सामग्री उपलब्ध है, जब हम चाहेंगे वो हमको प्राप्त होगी। और इस भरोसे से वह संतुष्ट थे। सब चीजों का सब लोग उत्पादन नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, यह संभव नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति, एक गांव, एक परिवार, एक समाज 100% स्वयं के उत्पादन पर निर्भर हो जाए, यह कभी नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र अगर इस तरह की नसीहत देता है तो अर्थशास्त्र की अज्ञानता पर भी आप हंस सकते हैं।
इसलिए परस्पर निर्भरता और परस्पर पूरकता आत्मनिर्भरता का आधार है और यह वस्तु आधारित ही हो सकता है। इसमें मुद्रा या धन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं खड़ा होता। इस नाते गुटनिरपेक्षता और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत में आजाद होते समय देश में लागू की गई, वो सबसे अदूरदर्शी निर्णय था, देश और समाज के हित में नहीं था। इस नाते आप जब वहां से लेकर यहां तक का मूल्यांकन करेंगे तो किसने क्या किया और देश के साथ किसने अच्छा किया किसने बुरा, उसका सटीक और ठीक ठीक मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा। 1911 से लेकर 1988-89 तक तियानमन चौक चीन में हुए नरसंहार, लगभग 2 करोड़ लोग मरे चीन में, और वहां से हम साहचर्य और संबंध बनाकर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर और 1962 में जो गंवा बैठते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर, युद्ध के स्तर पर, सामरिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति के स्तर पर हम जो गंवा बैठते हैं उसकी भरपाई कौन और कब करेगा, यह उत्तर आपको तलाशना होगा। और इस उत्तर की तलाश जब आप करेंगे तो परिणाम जो मिलेगा आपको, कहां से उस उत्तर का उत्तर मिल रहा है, वह उत्तर आज विश्व स्तर पर भारत की जो हैसियत, जो ताकत बढ़ी है, दुनिया भारत को किस दृष्टि से देख रही, किस अपेक्षा से देख रही है, इसको आप समझ सकते। यूक्रेन का संकट हो, बोस्निया हर्जेगोविना का संकट हो, तो आप देख सकते हैं कि भारत ने विदेश नीति में, भारत ने आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से कितने उपद्रव, कितने हिंसा, कितने नरसंहार भारत में विगत 10 वर्ष में हुए हैं, आपको कहीं पता नहीं चलेगा। जो सामान्य रूप से कहीं कोई चला गया, कोई दुर्घटना हो गई, वो बात अलग है, अन्यथा इसके पहले कितने भी प्रकार की दुर्घटनाएं होती थी, जानबूझकर होती थी, हिंसक वारदात होती थी, नक्सली आंदोलन, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर की समस्या, अनेक प्रकार की ऐसी विसंगतियां थीं जिन विसंगतियों पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा था। आज जो विसंगतियां खड़ी की जा रही हैं उसमें से अधिकांश प्रायोजित हैं, जानबूझकर पैदा की जा रही हैं, केवल सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से पैदा की जा रही हैं। 1936 में, 1911 में, 1936 में, 1945-46 में, 1976 में माओ से तुंग के निधन के बाद, निधन के समय, और 1976 से ही चीन में भी जो औपनिवेशिक मानसिकता की स्थिति बनी, बावजूद चीन का प्रभाव हमारे कुछ लोगों के जेहन में ऐसा रचा बसा और घुसा हुआ है कि वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आज भी लगाकर धोखा खाना चाहते हैं, देश और समाज को धोखा देना चाहते हैं। इससे आप सबको सावधान रहना पड़ेगा और जो चुनाव चल रहा है उन चुनावों में अपना मतदान करते समय इस सब चीजों का आपको मूल्यांकन करना होगा, तो आपको पता चलेगा कि कहां क्या कैसे किस रूप में घटित हो रहा है। तियानमन चौक पर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें आप सब लोग जानते हैं। ये आप जानते हैं कि चीन में लगभग 51% आबादी बौद्ध समाज की है। आप ये जानते हैं चीन में लगभग 24% आबादी ताओ मतावलंबियों की है, लगभग 14-15% वहां आबादी कन्फ्यूशियस लोगों की है। और इन तीनों आबादी में आपस में जो साहचर्य और समन्वय है, वह साहचर्य और समन्वय साहचर्य और समन्वय भारत की तरफ उन्मुख होना चाहता है, भारत की तरफ आकर्षित होना चाहता है, लेकिन वहां की व्यवस्था उनको गुमराह करके किस प्रकार का षड्यंत्र करती है, उस गुमराह करने में वहां की व्यवस्था में शामिल होकर, वहां की व्यवस्था में सहयोग करके यही लोग, वही परिवार जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता था, जिसने गुटनिरपेक्षता और मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसी अप्रासंगिक, गैर जरूरी
अहितैषी देश के में लागू करके देश को ऐसी धरातल पर खड़ा कर दिया गया कि भारत को विदेश में स्वर्ण मुद्राएं गिरवी रखनी पड़ी। आर्थिक संकट से बार बार जूझता रहा देश। बावजूद इसके दुनिया में 1950 के बाद जो 3-4 बहुत बड़े आर्थिक मंदी के दौर आए, उसी वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली की देन रही कि भारत उससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए बिना रह सका। इसलिए इस आलोक में समूची व्यवस्था का 1947 से लेकर बाद तक का आप सबको हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। और यह मूल्यांकन जब आप करेंगे, इतिहास के पृष्ठ में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर सैयद अहमद या मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों को विलेन बना दिया गया 100%, लेकिन उनकी तुलना में अगर विलेन हैं, क्योंकि हमारे देश के वो नागरिक नहीं हैं, वो विरोधी देश के नागरिक हैं, इसलिए उनके प्रति हम कोई सहानुभूति या अच्छी बात नहीं प्रकट कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने उनको विलेन बनाया, देश के बंटवारे के लिए उनको भी खड़ा करके मानसिकता उनकी तैयार की और परिणाम तक देश विभाजन तक पहुंचा, वे उनसे अधिक जिम्मेदार वे हैं जिन्होंने इस मानसिकता तक उनको पहुंचाया। परिणाम कम जिम्मेदार है, कारण अधिक जिम्मेदार है। किसने क्यों कैसे उनको वहां तक पहुंचाया? क्योंकि स्वयं सत्ता चाहते थे, इसलिए उनको भी उकसाया, उनको भी आगे बढ़ाया, क्योंकि वे भी सत्ता आप चाहेंगे तो दूसरा भी चाहेगा, और दूसरा भी चाहेगा तो उसकी भी इच्छा पूरी हो, हमारी भी इच्छा पूरी हो। इसलिए हमने उसको प्रश्रय दे दिया, उसको प्रमोट किया कि आप ये मांग करते रहिए, और उस मांग का परिणाम देश का विभाजन हुआ। उसकी तफसील में विस्तार से कभी और जाएंगे, लेकिन जो परिस्थिति थी, जिन्होंने इस देश के साथ जो व्यवहार किया, वे अब इस देश में और दुर्व्यवहार इस देश के साथ न कर सकें, इसका आपको हमको सबको संज्ञान रखना पड़ेगा। देश तुलनात्मक रूप से किसके हाथ में अधिक सुरक्षित है, इसका विचार करना पड़ेगा, और उस दृष्टि से हमको अपना मतदान इस चुनाव में करना होगा। इतना अनुरोध इस चौथे कड़ी में मैं आपसे करता हूं। अगले दिन पुनः 5वीं कड़ी में अगली बात करेंगे, अलग प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।